हेलो दोस्तों। भारतीय इतिहास पाठ्यक्रम में हम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव से लेकर हमने लॉर्ड एमहर्ट तक हमने बंगाल के अधीन गवर्नर जनरल पढ़ लिया है। अब हम पार्ट 2 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग से स्टार्ट करेंगे। तो लॉर्ड एमहर्ट के कार्यकाल में यांडूब की संधि हुई थी। जो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था उस वह संधि के साथ समाप्त हुआ था यानडूब की संधि, जिसमें असम और मणिपुर ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया था। ठीक है। और बैरकपुर सैन्य विद्रोह 1824 में लॉर्ड एमहर्ट के शासनकाल में ही हुआ था। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल कब से कब तक रहा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल 1828 से लेकर 1835 तक रहा। ठीक है। 1803 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग मद्रास का गवर्नर था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में कई सामाजिक सुधार किए और उन सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण क्या था? सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राममोहन राय के साथ मिलकर किया था। कर्नल सलीमैन की मदद से ठगों का दमन भी किया था। और कुछ कुप्रथाएं जिनका अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। कुप्रथाएं जैसे कि कान में बाली पहनना, माथे पर चिन्ह लगाना, मानव बलि, कन्या भ्रूण हत्या, इन सब का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था और पूरी तरीके से समाप्त किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग सामाजिक सुधार के जनक भी कहे जाते हैं। माथे पर जातीय चिन्ह लगाना और कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग का विद्रोह किया था। 1833 जो चार्टर एक्ट है उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वह कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया, राजा राममोहन राय के साथ मिलकर ठगों का दमन किया, कर्नल सलीमैन के साथ मिलकर, और शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। जो कन्या भ्रूण हत्या है उस पर प्रतिबंध लगाया और साथ में मानव बलि पर भी प्रतिबंध लगाया। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में हम बात करेंगे चार्ल्स मैडकॉफ की। तो चार्ल्स मैडकॉफ का शासनकाल 1 साल तक रहा। 1835 से 1836 तक चार्ल्स मैडकॉफ भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? चार्ल्स मैडकॉफ। और इन्हें क्यों कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता? क्योंकि इन्होंने समाचार पत्रों से कई कड़े प्रतिबंध उठा लिए थे। चार्ल्स मैडकॉफ के बाद में आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 तक रहा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था वह लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में क्या हुआ था? उस टाइम अंग्रेजों को डर था कि जो रशियन एक्सपेंशन हो रहा है वह रशियन एक्सपेंशन भारत तक ना पहुंचे। तो रशिया अगर अफगानिस्तान तक पहुंच जाता है तो फिर उन्हें भारत तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा और अंग्रेजों की संप्रभुता पूर्णतः खतरे में आ जाएगी। और यह अंगल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड का सबसे बदनामी वाला कार्य था। क्यों था? क्योंकि लॉर्ड ऑकलैंड का जो इस युद्ध में मेन गोल था वह उन्हीं के दोस्त मोहम्मद को अफगानिस्तान की गद्दी से हटाना था, क्योंकि वह रूस का समर्थक था। रूस का समर्थक था मोहम्मद, तो उसे अफगान की गद्दी से हटाकर किसको लाना था? शाह शुजा को लाना था। और शाह शुजा को लाने के लिए इन्होंने अंगल अफगान युद्ध शुरू किया। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। शाह शुजा को अमीर क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि वह अंग्रेजों के समर्थक थे। ठीक है। तो अंग्रेजों के समर्थक थे इसलिए जो रशिया का एक्सपेंशन था उसको रोकना था, क्योंकि रशिया का एक्सपेंशन अगर अफगानिस्तान तक आ गया तो अंग्रेजों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इस वजह से आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। लॉर्ड ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी?
लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाई थी और कहाँ से कहाँ तक, कलकत्ता से दिल्ली तक। ठीक है। और जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये कहाँ से कहाँ तक है, यह लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता तक बना हुआ है। मूल रूप से जो ग्रेट ट्रंक रोड था वह शेरशाह सूरी ने बनवाया था, हमने पहले पढ़ा हुआ है ये। शेरशाह सूरी ने ग्रेट ट्रंक रोड की पक्की मरम्मत करवाई थी। ग्रेट ट्रंक रोड का जो मूल निर्माण है वह शेरशाह सूरी ने करवाया था, पक्कीकरण करवाई थी, जिसे उस समय सड़क ए आजम कहा जाता था। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार लाहौर से लेके कलकत्ता तक था। लॉर्ड एलिन बरो, जिसका कार्यकाल 1842 से 1844 तक रहा। दास प्रथा का अंत इन्हीं के समय हुआ और अंगल अफगान युद्ध की समाप्ति भी इन्हीं के समय हुई थी। ठीक है। जो पहला अंगल अफगान युद्ध था वह ओकलैंड ने शुरू किया था और एलिन बरो ने उसे समाप्त किया था। जो पहला आंगन अफगान युद्ध था यह किसी संधि के साथ समाप्त नहीं हुआ था। वापस से ब्रिटेन की सेना की वापसी और जो दोस्त मोहम्मद खान थे वापस से उनको पुनः सत्ता में वापसी के साथ आंगल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। तो मोहम्मद खान की वापस से सत्ता में वापसी के साथ समाप्त हुआ था। अच्छा, तीन आंगल अफगान युद्ध लड़े जा चुके हैं। पहला अफगान आंगल युद्ध, दूसरा आंगल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में हुआ था, जो कि गंडमक की संधि के साथ समाप्त हुआ था। हम आगे पढ़ेंगे। गंडमक की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और जो तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध है वह रावलपिंडी की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो जो पहला आंग्ल अफगान युद्ध है वह किसी भी संधि के साथ समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि जो अंग्रेजों ने ही इसे शुरू किया था और अंग्रेजों ने ही इसे खुद की सेना को वापस बुलाकर, जो वहाँ के अमीर थे मोहम्मद खान, उनको वापस से उनकी सत्ता वापस लौटाकर समाप्त किया था। फिर आते हैं लॉर्ड एलिनबरो के बाद लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 तक उनका कार्यकाल रहा। नर बलि प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। तो लॉर्ड हार्डिंग ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाई। ठीक है। अब हम वापस से एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिंग, इसके काल में ठगी प्रथा का अंत हुआ, हमने पढ़ा कर्नल स्लीमैन की मदद से। मेघालय की शिक्षा नीति इन्होंने लागू की, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। तो मेघालय की जो शिक्षा नीति थी लॉर्ड विलियम बेटिंग ने लागू की। सिंध का विलय 1843 में लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में हुआ। और लॉर्ड हार्डिंग जिन्होंने नर बदली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इनके कार्यकाल में स्टार्ट हुआ। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध स्टार्ट हुआ। और कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ, लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक रहा और इन्होंने अपने कार्यकाल में काफी कुछ काम किया था, जैसे कि इनाम कमीशन की स्थापना की, तो तोपखानों के मुख्यालय को मेरठ में स्थानांतरित किया। इन्हें भारतीय रेलवे के जनक भी कहा जाता है। उस टाइम पर भारत में रेल व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी, 1853 में। भारत में रेल की पहली जर्नी मुंबई में थाने से स्टार्ट हुई थी, जो कि लगभग 32 किलोमीटर की थी। तो इन्हें भारत में रेलवे का जनक भी बोला जाता है। और नया पोस्ट ऑफिस एक्ट यानी कि पहली डाक टिकट का प्रचलन भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और इन्होंने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। व्यप व्यपगत का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। यह क्या होता है, व्यपगत का जो सिद्धांत था यह इसकी सबसे विवादित नीति थी। इसके तहत यदि किसी भारतीय राजा की मृत्यु बिना अपने जैविक पुत्र के हो जाती है तो उसका जो राज्य है वह ब्रिटिश सरकार में मिला दिया जाएगा। तो ये बहुत गलत नीति थी व्यवगत की, जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू की गई थी। अगर राजा मर जाएगा और उसका कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसका जो साम्राज्य है वह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। और सतारा, झांसी, नागपुर में यह सिद्धांत लागू किया था। भारत में टेलीग्राफ की सुविधा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई। लोक निर्माण विभाग भी इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई यह सुविधा। और वुड्स डिस्पैच जो शिक्षा सुधार के लिए था,
इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। जो आईआईटी रुड़की है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई। तो उन्हें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के आक्रामक विस्तार और कई आधुनिक सुधारों दोनों के लिए जाना जाता है। भारत में कई आधुनिक सुधार किए और ब्रिटिश का जो आक्रामक विस्तार है वह इनके कार्यकाल में हुआ। आक्रामक विस्तार में व्यक्तिगत का सिद्धांत रहा, जिसमें राजा की मृत्यु के बाद अगर उसका कोई बेटा नहीं है तो उसका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो जाएगा। गुड्स डिस्पेच रहा, शिक्षा सुधार, नया टेलीग्राफ सुविधाएं चली, पहला डाक टिकट मिला, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, तोपखानों का मुख्यालय मेरठ में स्थानांतरित किया और इनाम कमीशन की स्थापना की। अब आता है लॉर्ड कैनिंग, जिनका कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक रहा और 1857 की जो क्रांति थी वह इन्हीं के कार्यकाल में रही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद यह जो भारत का गवर्नर जनरल है, इसका पद भारत का वायसराय वायसराय के रूप में बदल गया। तो भारत के पहले वायसराय कौन रहे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इस चीज को याद रखना। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर हुई और उस टाइम पर जो भारत का वायसराय था वह कौन था? लॉर्ड कैनिंग, पहला भारत का वायसराय। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्टार्ट किया और इनके काल में मुगल सम्राट की पदवी पूर्णतः समाप्त हो गई थी 1858 के तहत। 1861 इंडियन काउंसलिंग एक्ट इन्होंने पारित किया। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की और भारतीय दंड संहिता का निर्माण भी इन्होंने किया। ठीक है, तो हमें इनके बारे में इतना ही याद रखना है कि यह भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1857 का ऐतिहासिक क्रांति इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रस्तावित हुआ। भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और मुगल सम्राट के जो पद है वो है हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। फिर लॉर्ड कैनिंग के बाद आएंगे लॉर्ड एंगिन। लॉर्ड एंगिन 1862 से 1863 तक एक कार्यवाहक वायसराय के रूप में रहे। वहाबी आंदोलन दमन के अंदर जो वहाबी आंदोलन था वह लॉर्ड एल्गिन के शासनकाल में हुआ। इनका कार्यकाल काफी अल्प था और धर्मशाला में इनकी मृत्यु हो गई और वहां पर ही इनकी कब्र है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड लॉरेंस के बारे में। लॉर्ड जनरल लॉरेंस जो 1864 से 1869 तक भारत के वायसराय रहे। इन्हें पंजाब में अच्छे प्रशासनिक और विकास कार्यों के लिए पंजाब का रक्षक भी कहा जाता है। तो पंजाब का जो रक्षक है वह किसको कहा जाता है? लॉर्ड लॉरेंस को कहा जाता है। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। उस टाइम पर भारत के वायसराय लॉर्ड लॉरेंस थे। अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति इन्होंने अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता भी कहा जाता है और अकाल आयोग का गठन इन्हीं के काल में हुआ था। तो जो मास्टर हस्तक्षेपता की जो नीति थी अफगानिस्तान के प्रति, उसको क्या कहा जाता है? मास्टरली इनएक्टिविटी, शानदार निष्क्रियता। अकाल आयोग का गठन इनके कार्यकाल में हुआ। 1865 में जो भारत और यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई थी। तो भारत और यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा 1865 में शुरू हुई लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में। 1865 में ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। तो 1865 में कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई, जो केबीसी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और 1865 में जो भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था, किस संधि के साथ समाप्त हुआ? सिंचुला की संधि। सिंचुला की संधि के साथ भूटान का युद्ध समाप्त हुआ। फिर लॉर्ड लॉरेंस के बाद आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जिनका कार्यकाल 1869 से 1872 तक रहा। मेयो कॉलेज जो कि अजमेर में है, इन्होंने ही बनाया था।
कृषि विभाग की स्थापना 1872 में की और भारत अंग्रेजों के समय भारत में जो प्रथम जनगणना है वह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही आई और एकमात्र वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान अंडमान में हुई। तो इनकी कार्यकाल के दौरान इनकी हत्या हुई थी अंडमान द्वीप में, ठीक है। और जो भारत में पहली जनगणना हुई वह 1872 में हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो जो मेयो पुलिस थी वह राजकुमारों को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के बारे में। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो 1872 से 1876 तक इनका कार्यकाल रहा। पंजाब का जो प्रसिद्ध कूका आंदोलन है वह लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में रहा। और ये कोका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार में अत्यधिक वृद्धि इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। तो स्वेज नहर जो एशिया को यूरोप से अलग करती है, खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई थी। और और इनके समय में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे यात्रा करने के लिए। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद में कौन आए थे? लॉर्ड लिटन आए थे। ध्यान रखना लॉर्ड लिटन और उनके बाद में आएंगे लॉर्ड रिपन। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना क्योंकि इनके नाम थोड़े से सिमिलर है। तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 80 तक रहा। 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किसने लगाया? लॉर्ड लिटन ने। तो लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का जो आयोजन लगाया ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए और आर्म्स एक्ट पारित किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी इन्होंने ही पारित किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? मुंह बंद करने वाला कानून। इसे एक तरीके से देसी समाचार पत्र अधिनियम भी कहते हैं और इसका इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के अखबार की स्वतंत्रता को कुचलना और ब्रिटिश सरकार की आलोचना रोकना था। मतलब क्या है कि उस टाइम पर भारतीय अखबार में ब्रिटिश के बारे में काफी भला बुरा बोला जा रहा था। तो इन्होंने वर्नाक्यूलर एक्ट लगाकर भारतीय भारतीय जो समाचार पत्र है अधिनियम है उन पर कार्रवाई की ताकि वह जो ब्रिटिश सरकार है उनकी आलोचना ना कर पाए और भारतीय भाषाओं की अखबार की स्वतंत्रता को कुचल सके। इसे मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है। आर्म्स एक्ट भी पारित इन्होंने ही किया। मतलब अब भारतीयों को हथियार रखने की स्वतंत्रता नहीं है, हथियारों पर पाबंदी लगा दी गई। लॉर्ड लिटन को साहित्य जगत में ओवन मेरीडीथ के नाम से जाना जाता है। ओवन मेरीडीथ लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। साथ ही में जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध था वह लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ। जो सेकंड एंग्लो अफगान युद्ध था वह कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ? गंधमक की संधि के साथ। गंधमक की संधि के साथ समाप्त हुआ और किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ठीक है, अब हम जाएंगे लॉर्ड रिपन पर। 1880 से 1884 तक का कार्यकाल लॉर्ड रिपन का था। 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस को समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड लिटन ने तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया था और लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। मतलब कि जो देसी अखबारों पर जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया था उसको समाप्त कर दिया था और उस अखबार में क्या लिखा जाता था? ब्रिटिश सरकार की आलोचना होती थी। उस अखबार में ब्रिटिश सरकार की आलोचना होती थी। और लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 1881 में 1881 में भारत में स्वतंत्र नियमित जनगणना करवाई। लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना करवाई। ध्यान रखना 1872 में जो लॉर्ड मेयो थे उन्होंने पहली बार जनगणना करवाई लेकिन 1881 से नियमित जनगणना करवाई। हर 10 साल में के अंतराल में होती है। नियमित जनगणना हर 10 साल के अंतराल में होती है जो 1881 से स्टार्ट हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा क्योंकि उन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत की थी।
प्रथम कारखाना अधिनियम भी इन्हीं के कार्यकाल में आया। और स्थानीय स्वशासन में क्या था, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इनके बारे में जानकारी हमें स्थानीय स्वशासन में ही मिलती है। बाद लॉर्ड रिपन के बाद आए लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने 1884 से 88 तक का शासन संभाला। बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट इन्होंने ही लागू किया। 1885 में बंबई में एहू ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जो कि इन्हीं के कार्यकाल में हुई, लॉर्ड डफरिन। और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध भी इन्हीं के कार्य में काल में रहा। और तीसरा जो आंग्ल बर्मा युद्ध था, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ऊपरी बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया था। ठीक है। फिर उनके बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 तक रहे। डूरंड रेखा का निर्धारण इन्होंने ही किया। जो लैंसडाउन थे, इन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा का निर्माण किया। अच्छा, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान में है, लेकिन अभी भारत के पीओके में है। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां से अफगानिस्तान की रेखा है, जो कितने किलोमीटर की है, 106 किलोमीटर की है। भारत की किसी देश से लगने वाली सबसे छोटी रेखा भी डूरंड रेखा ही है। तो डूरंड रेखा का निर्धारण इन्होंने ही किया। और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी लॉर्ड लैंसडाउन ने ही शुरू की थी। और सेकंड कारखाना अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में आया। सेकंड कारखाना अधिनियम ने महिलाओं के लिए कार्य के घंटों को कम किया और बच्चों की न्यूनतम एज को बढ़ाई। ठीक है। फिर आते हैं लॉर्ड एल्गिन सेकंड। एल्गिन सेकंड 1894 से 1899 तक रहे। और इन्हीं के कार्यकाल में यूपी, बिहार, पंजाब और एमपी में भारी अकाल पड़ा था। और लोयन कमीशन का गठन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और लोयन कमीशन का गठन किस लिए हुआ, अकाल की जांच करने के लिए। फिर उनके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। ठीक है। आज हम भारतीय कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब अगली वायसराय की तीसरा पार्ट होगा, वह लॉर्ड कर्जन से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। और मेरे से जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपको यहाँ पर एसएससी बैंक और रेगुलेटरी बॉडी का पूरा कंटेंट मिलेगा विथ अपडेटेड वर्जन। थैंक यू।